ऐसा भी था ना एक बार 2% 2% जो आए थे ज्यादा नहीं है तो टेंशन मत ले सुबह से टेंशन में थे आपको भी ऐसे टेंशन हाँ यार, नींद नींद नहीं आई रात को। आपको तो अपना अकेले का टेंशन होता है, मेरे पास ऐसे 50-100 का टेंशन कंबाइन हो जाता है। इतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता है तो सबके नाम ध्यान में रहते हैं, भाई इसका भी रिजल्ट है उसका भी रिजल्ट है। देखा जाए तो हमारा भी रिजल्ट है ना, हम कैसा पढ़ा रहे हैं वो भी तो इस पे डिपेंड करता है। वो प्रेशर बराबर का है, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी। दोनों को अपने आप को प्रूव करते रहना। ये सब आपने कितनी सारी कैसे एकदम ही क्लियर किया आपने इतने सालों हाँ काफी टाइम, तो एग्जाम देने में तो इतने साल लगे ही ना। 2010 एंडिंग में स्टार्ट किया था मैंने, 2018 में तीनों प्रोफेशनल डिग्री खत्म हुई, 17 18। को मार मार देता हाँ तो पर 8 8 साल में इतना पढ़ने का वो पता नहीं कहाँ से आ गया, फिर वो कलेक्शन की आदत हो गई, चलिए ये भी खत्म करते वो भी खत्म करते हैं, वैसा है। एक कोर्स एक बार शुरू कर दिया ना, फिर क्या है ना, वो दूसरे में कहीं ना कहीं वो हैबिट हो गई थी कि अच्छा इतना पढ़ना है ऐसे करना है तो हो जाएगा, तो थोड़ा फिर क्या है ना वो स्मार्ट वर्क हो जाता है, हर चीज में आपको फिर लेबर नहीं करना होता सब है। एक मजे क्लियर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीए वाला मेरा आईपीसीसी में सेकंड ग्रुप नहीं निकला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला ही ग्रुप निकला था। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ सीएस मेरा हो गया था पूरा, पर सीए सीए फाइनल में अटेम्प्ट था मेरा ग्रुप 2 में, वो 2 3 अटेम्प्ट लग गए, फिर एक दो बीच में दे भी नहीं पाया, वो डिले हो रहा था थोड़ा, तो उसके बाद फिर निकला। ओपन बुक आया, उसमें सिलेबस चेंज हुआ तब निकला, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ना एक आईटी वाला सब्जेक्ट था, उसमें फुल रट्टा चाहिए उनको, एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज वो होती नहीं अपने से। आई इसका करके सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वहां फंस गया था मैं। ये वो कंप्लीट करते करते फिर टाइम हो गया, जैसे न्यू सिलेबस आया मैं पहले स्विच कर लिया, उसमें आ गया ओपन बुक में लॉ, मैंने लॉ आ गया, अपना काम हो गया, उस अटेम्प्ट में क्लियर। वो फॉर्मेट का प्रॉब्लम था, मेरा प्रॉब्लम नहीं था। कॉस्टिंग डीटी आईडीटी और ये इसका 4 सब्जेक्ट थे। तो कॉस्टिंग में मेरे जितने अटेम्प्ट दिए ना फिक्स मार्क्स आते थे 51, शगुन का 51 पक्का, हर अटेम्प्ट में मेरी मार्कशीट में 51 है, एक मार्क कम नहीं एक मार्क ज्यादा नहीं। डीटी आईडीटी भी क्लियर हो जाता था, मैं टैक्स तो पढ़ाता ही था तो वो भी प्रॉब्लम नहीं था, वो इसका वाला सब्जेक्ट हमेशा फंसता था, कभी एग्रीगेट में डुबा दिया, कभी उसमें 40 से कम आ गए, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट उसी में गए। फिर उसके बाद जब न्यू सिलेबस आया मतलब यही टाइम है स्विच करने का, स्विच करते ही पहले अटेम्प्ट में, और वो ओपन बुक में मेरा एग्जामेशन आया 64 आया, उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो गया वापस, वो कॉस्टिंग में 51 ही थी, वो स्टेबल चल रहा था ना कम ना ज्यादा। हाँ सीएस ने पहले स्टार्ट किया, फिर सीए वालों ने किया, सीए में आई डोंट थिंक अभी है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा है कि नहीं, आई डोंट थिंक उन्होंने किया है, बट अपने दोनों इंस्टीट्यूट में है, ओपन बुक लेके आ गए। लॉ में ओपन बुक बहुत अच्छा रहता है और होना भी चाहिए। अगर तो जैसा वो ज्यादा इसी कर रहता है पेशेंस क्या हुआ? पेशेंस ट्रिकी आता है सब कुछ के देखो पढ़ते टाइम ना अप्रोच कैसा है उस पर सब डिपेंड करता है, आप है ना, पढ़ाने के भी देखो 2 तरीके हैं। एक होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रहे हो, क्या आप रट रहे हो याद कर रहे हो। 90% स्टूडेंट गलती ये करते हैं ना, वो लर्निंग पे ही जाते हैं, मेरे को सब लर्न करना है, अरे भाई आपका लर्निंग का एग्जाम नहीं हो रहा ना, आप वो बात वो है, अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम हो रहा है कि आप कंसेप्ट को कितना समझ रहे हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कंसेप्चुअली पूछेंगे, सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन में क्या पूछा है और क्या लिखना है, वो उसी को आएगा जिसने समझ के पढ़ाई की है, लर्न करके पढ़ाई करने वाला एग्जाम 12th तक खत्म हो गया। और वो अपने वो गुजरात बोर्ड वाली जो आदत है ना, वो अपने को परेशान करती है, क्योंकि अपने को ना वो रट्टा मारने वाली हैबिट हो गई है कि बस याद कर लो याद कर लो याद कर लो। तो आपका माइंड ना वो कंडीशन वैसा हो गया है कि हमको जो दिया है ना, बुक देख के डरते क्यों, क्योंकि मेरे को लर्न करना है, 500 पेज है लर्न करना है, 800 पेज है लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, उसके अंदर क्या वो समझना है।
और जितना आप समझने पे ध्यान दोगे ना, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, बिकॉज लर्निंग का बर्डन आपने खुद से उतार दिया। और वो एक आंसर याद करना है, चार आंसर याद करने हैं, वो नेवर एंडिंग है, कभी नहीं होगा। तो उससे बेटर है कंसेप्चुअली समझो। आर्बिट्रेशन पढ़ रहे थे, अब दिमाग में आपके बैठा आर्बिट्रेशन में क्या होता है। अभी मैं आपको बोलूंगा आर्बिट्रेशन पे मुझे 2 पेज लिख के दो, तो जितना मैंने बताया उसमें से आप 2 पेज लिख पाओगे अपने वर्ड्स में ही। से क्या इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, इन जनरल डिस्कशन है वो। तो ऐसा कोई आपको मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं बोला कि सेम लर्न करना है, लेकिन अब आर्बिट्रेटर की बात चल रही है, और अगर आप 5 पॉइंट लिख सकते हो तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब एग्जाम में उनमें से कुछ भी पूछेंगे ना, तो आप अपने वर्ड्स में रिलेट करके लिख पाओगे, और उसी में मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने खुद ने इतनी एग्जाम क्लियर की, आज तक कभी रट्टा नहीं मारा है। वो एक सब्जेक्ट पे रट्टा जहाँ पे जरूरी था, मेरा 3 साल तक वो निकला ही नहीं। बिकॉज फायदा ही नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ मेरे से याद नहीं होने वाला, और उसमें उनको कंसेप्ट नहीं चाहिए, उनको लैंग्वेज चाहिए, और वो भी मॉड्यूल की सेम लैंग्वेज चाहिए। अपने वर्ड्स में समझाओगे मार्क्स काट देंगे, फिर आईटी का सब्जेक्ट है, होने ही नहीं वाला है। अब ओपन बुक आ गया, लॉ आ गया, केस लॉज आ गए, इंटरप्रिटेशन आ गया, अपने वर्ड्स में लिखा अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो फॉर्मेट का जो प्रॉब्लम आपका अभी तक रहा है वो यहाँ पे नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है, पेपर्स भी जब वो पूछ रहे हैं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो चीज आपको टफ लग रही है वो टफ नहीं है, उसमें सोचना पड़ रहा है। और आपका माइंड सोचने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं, छोड़ चुका है। हम सिर्फ याद करके आते हैं, लिख के चले जाते हैं, सोचने वाला काम तो अपना कभी किया नहीं। तो जब सोचने का काम आ जाता है भारी हो जाता है। और टॉपिक के कंसेप्ट को समझो कि उसमें क्या चल रहा है। वर्डिंग्स पे लैंग्वेज रटने का बर्डन माइंड पे रखो ही मत। कंसेप्ट जितना समझ में आएगा ना, यहाँ टेस्ट दे रहे हो ना, तो राइटिंग प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते जाओ कि भाई अपने वर्ड्स में जो मैं लिख रहा हूँ वो सही जा रहा है कि नहीं, उसका मीनिंग सेम इंटरप्रेट हो रहा है कि नहीं। तो वो चेकिंग से आपको आइडिया लग रहा है कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, उसी में आपका धीरे धीरे वो चीजें ना वैसी हो जाएंगी जैसी चाहिए। तो रिजल्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट पढ़ने का अप्रोच 90% स्टूडेंट्स का गलत है। वो वही चल रहा है जो अभी तक की आदत है, अपने को रट्टा मारो और लर्न कर करके लिखो। आप रट के जाते हो एक्सपेक्टिंग के सेम क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ वो लोग सेम पूछने ही नहीं वाले हो, तो बोल ही रहे हम नहीं पूछेंगे, हम तो केस बना के पूछेंगे। तो आप प्रिपेयर वैसे करो ना जैसा क्वेश्चन आने वाला है। आप प्रिपरेशन अपने तरीके से करते जा रहे हो, वो क्वेश्चन अपने तरीके से पूछते जा रहे हैं, गैप क्रिएट हो रहा है, वहाँ मार्क्स नहीं आ रहे। ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब जो स्टूडेंट्स ये बात समझ जाते हैं उनको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आती। जो नहीं समझते वो वही रट्टे वाली मेहनत करते रहते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, मेरे से नहीं हो रहा। आपका तरीका ही गलत है, एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है। जो इंसान समझ के पढ़ेगा ना उसका क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो फैक्ट है वैसा। और इंस्टीट्यूट रिजल्ट अच्छा दे रहा है, आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कि बच्चों को पास नहीं करते। 22-22% रिजल्ट आ रहा है, 30-30% रिजल्ट दिया लास्ट टाइम ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव में। इतने बच्चे पास हो रहे हैं फिर भी आप नहीं पास कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो एफर्ट और आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। वो ब्लेम करने वाला गेम भी चला गया कि 2% ही पास होते हैं। 22% पास हो रहे हैं यार, प्रोफेशनल में बहुत बड़ा नंबर होता है ये। 100 में से 22 बच्चे सीएस बन रहे हो, दैट इज अ बिग नंबर। उसमें भी अगर आप नहीं आ रहे हो ना, तो फिर आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम भी नहीं कर सकते। उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। चेयरपर्सन ने खुद डिक्लेयर किया है कि भाई हमारा फोकस ही वही है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो आप पढ़ाई में भी अंडरस्टैंडिंग लाओ, वो क्लियर बोल रहे हैं। उसके बाद भी आप अपना अप्रोच चेंज नहीं करोगे, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वैसी बात। ठीक है, चलो देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखो पेज नंबर 113 पे है जो टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। ये चैप्टर 10 का सेकेंड हाफ है। ये नया चैप्टर ही आप समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सेक्शन 241 से सीरीज है, आगे 245 तक जाएगी अराउंड, उसके आगे भी सेक्शन है। तो ये एक पार्ट हो गया। टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, या इसको बोलते हैं द रूल इन फॉस वर्सेज हार्बोटल। रूल ऑफ फॉस वर्सेज हार्बोटल बोला हुआ है। ये एग्जैक्टली है क्या, बहुत पुराना केस है, 1800s का आई थिंक केस है, 1843। और तब ये जजमेंट आया था, तो वो लैंडमार्क जजमेंट है, फर्स्ट टाइम ऐसा केस हुआ। वहां से एक प्रिंसिपल या एक रूल बना, और वो आज तक फॉलो हो रहा है। तो इस केस में जो दो पार्टीज है, फॉस और हार्बोटल, इनका जब कोर्ट में केस गया, तो मैटर क्या था वो पहले समझो। कॉर्पोरेट मैटर है, कंपनी में डिसीजंस होते हैं। डिसीजंस कैसे होते हैं, बाई मेजोरिटी। सबकी सुनी जाती है, सबको बोलने का मौका मिलता है, वोटिंग होती है, फिर मेजोरिटी जो बोलती है वो होता है। अब ऐसे जब डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं, तो मेजोरिटी जो कुछ भी बोलती है वो सबको मानना पड़ता है। अपने मेजोरिटी विंस, बचपन से बोल मेजोरिटी विंस, है ना। तो ऐसे गेम खेलते हैं, मेजोरिटी विंस। जिन लोगों ने बोल दिया, मेजोरिटी एक तरफ हो गई, बाकी लोग फिर उनका ऐसे चेहरा उतर जाता है, लेकिन बात माननी पड़ती है कि अब भाई यही होगा। अब खाने पीने जाना है सपोज ग्रुप में, तो होता है ना डिस्कशन। सबसे टफ काम वही है यार, कैसे डिसाइड करें कि कहाँ जाएं। हाँ, और जहाँ पे सब बोलेंगे एक ऐसा होगा, यहाँ तो कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं आऊंगा, ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो एक कॉमन मीटिंग प्लेस खाने के लिए डिसाइड करना भी डिफिकल्ट है, वैसा हो गया। तो बोलते हैं चल मेजोरिटी डिसाइड करते हैं। अब दो ग्रुप बन गए, एक बोलता है यार इंडियन खाना खाना है, एक बोलते हैं जंक फूड कैफे में चलते हैं। अब ये डिसीजन कैसे होगा, भाई मेजोरिटी जो बोले। तो जैसे मेजोरिटी ने एक साइड ले ली, अब सबको आना पड़ेगा क्योंकि सबने कमिट किया। पॉइंट ये है कि जब मेजोरिटी विंस वाला रूल आप लगाते हो, तो उसमें ना सब लोग उस चीज के फेवर में नहीं थे।
जैसे आपको एक पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शंस हुए 2014 में, 2019 में, 2024 में, तीनों बार वो जीते। अब अगर वोट परसेंटेज देखोगे ना बीजेपी का उन इलेक्शंस में, 35% से भी कम है। गूगल पे डेटा है, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, 31%, 34%, 35%, दिस इज द वोट परसेंटेज। तो पूरे इंडिया में 100 में से 30 लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो 70 लोगों ने तो उनको वोट नहीं दिया ना। बात समझ आ रही है? बट 70 लोगों ने बाकी स्कैटर्ड अलग अलग पार्टीज को वोट दिया। कुछ कांग्रेस को मिले, कुछ आम आदमी पार्टी को मिले, कुछ बाकी साउथ की लोकल पार्टीज को मिले, कुछ नन ऑफ द अबव वाली कैटेगरी में गए। सबसे ज्यादा वोट तो नन ऑफ द अबव को मिले थे। हाँ, नोटा। मतलब उन्होंने बोला हमको इनमें से कोई नहीं पसंद है। हाँ, बट फिर क्या होता है पता है, रूल ऐसा है कि नोटा को अगर हाईएस्ट वोट मिले तो जो सेकंड बेस्ट होगा वो जीतेगा। तो नोटा तो स्कैम है ना फिर। हाँ, नोटा का फायदा क्या हुआ, आप दे दो 51% वोट नोटा को दे दो, तो जो बाकी 49 में से हाईएस्ट होगा वो जीत जाएगा, क्योंकि नोटा में से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, एक पार्टी तो चाहिए ना। तो नोटा खाली पब्लिक को खुश करने के लिए दे दिया, आपको कोई पसंद नहीं आता है ना, तो आपका राइट टू रिजेक्ट है। राइट का होता क्या है, राइट यूज किया फिर क्या हुआ, आपने नोटा को वोट दिया, क्या हुआ उससे, नोटा को वोट मिले 40%, मोदी जी को वोट मिले 34%, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो नोटा तो आपके साथ मजाक हो गया ना, खुश कर दिया आपको, अरे है ना, आपको कोई नहीं पसंद है, नन ऑफ द अबव। पर उससे होगा क्या, नन ऑफ द अबव को वोट देने के बाद भी जो अबव है उनमें से एक बन रहा है ना, कोई सेंस नहीं है, वो स्कीम है। पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग भी स्कीम में फंस रहे हैं और चल रहा है। ठीक है, देखो ऐसे देते हैं। हाँ, हाईएस्ट वोट नोटा को ही मिलते हैं। अपना गुस्सा निकाल के आ जाओ, वोट है, आपका राइट है, यू हैव द राइट टू डिसाइड हु विल रूल द कंट्री, एंड ये वो सब अच्छी अच्छी बातें करके सिर पे चढ़ा देते हैं। 5 साल में एक मौका मिला है, आपके पास पावर है कि आप देश का फ्यूचर बदल सकते हो। अरे कुछ नहीं, वोट देके आने के बाद भी जो देश का फ्यूचर है वो तो जो चला रहे हैं वही चला रहे हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं आने वाला, पहले से ऐसे ही चल रहा है। तो ये फॉर्स वर्सेस हार बॉटल में इस स्टोरी पे बात हो रही थी कि भाई मेजोरिटी जब फेवर में वोट करती है तो बाकी माइनॉरिटी को भी तो डिसीजन मानना ही पड़ता है। अब उनमें से ना कोई एक ऐसा सरफिरा है, कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं मानूंगा, मोदी जी मेरे प्राइम मिनिस्टर तो हो ही नहीं सकते। अरे यार, मेजोरिटी ने वोट किया है, पार्टी जीत गई ज्यादा से ज्यादा सीट, तो आपका भी प्राइम मिनिस्टर वही है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब वैसे एक एक करके अगर सब लोग आने लग गए और कोर्ट उनकी बात सुनने लग गया तो पूरा दिन यही चलता रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे ऐसा बोला है कि देखो, कोर्ट ने ये बोला कि भाई कंपनी है, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, डिसीजन आर डन बाई मेजोरिटी। और अगर आप सबने मिलकर मीटिंग करके वोटिंग के थ्रू, ट्रांसपेरेंट मेथड के थ्रू फैसला किया है और मेजोरिटी ने एक डिसीजन लिया है, तो भाई वो सबको मानना पड़ेगा। पहली चीज तो ये। अच्छा, हर छोटे बड़े डिसीजन में किसी ना किसी को तो ऑब्जेक्शन होना ही होना है। आप अपनी सोसाइटी देख लो, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, जिनमें मीटिंग होती है, सोसाइटी में कुछ डिसीजन होते हैं, वहां पे भी यही होता है। एक दो ऐसे सरफिरे होते हैं जो टांग अड़ाएंगे अड़ाएंगे, एक तो मिनिमम होगा, फिर अपनी गैंग में एक दो और ले लेगा, तो अगर दो चार पागल एक साथ इकट्ठे हो गए ऐसे तो सबको परेशान करेंगे, वैसा होता है। तो एक एक इंसान अगर छोटी छोटी इश्यूज क्रिएट करेगा तो कोर्ट कितना इंटरफियर करेगी। तो रूल का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। कोर्ट ने क्लियर ये बोल दिया कि भाई हम आपके डे टू डे डिसीजंस में इंटरफियर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कंपनी चलाना आप लोगों का काम है, हमारा नहीं है। जैसे रिजोल्यूशन पास होता है, आधे लोग फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट में, वो अगेंस्ट वाले में से एक तुरंत कोर्ट में चला जाता है, तुम ये रूल पास तो करो, मैं कोर्ट केस करूंगा, देखता हूँ मैं कैसे होता है ये। अगले दिन वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट बोल रहा है क्या हुआ, बोले ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, मेजोरिटी ये कर रही है, बाकी लोग ये कर रहे हैं, मेरे को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। कोर्ट बोलेगा यार, तुम्हारी कंपनी की इंटरनल मैटर भी हम ही सॉल्व करेंगे क्या, तो मैनेजमेंट भी हम ही कर लेते हैं, एक काम करो डायरेक्टर की सैलरी मुझे दे दो। फिर जज बोलेगा ना मेरे को सैलरी दे दो, मैं ये सब मैटर नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो इन्होंने सीधा प्रिंसिपल बना दिया कि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो फैसला मेजोरिटी से हो गया वो सबको मानना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी छोड़ दो। फिर आप पार्टिसिपेट क्यों करते हो ग्रुप में जब आपसे काम नहीं हो रहा, तो आप पीछे हट जाओ ना, शेयर बेच दो, निकल जाओ। इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल दिया। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, ये एक पॉइंट पे बात हो गई। लेकिन बात यहाँ पे एंड कर देना ठीक नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट समझो, किसी शेयर होल्डर को ये लग रहा है कि यार मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। एक बेसिक राइट्स तो होते हैं ना मेंबर के, अब याद करो मेंबरशिप के राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, कलेक्टिव राइट्स, बात हो रही थी आगे मेंबरशिप के टॉपिक में। तो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, मेजोरिटी मिल के अगर उसको रोक रही है कि भाई ये तो हम मेजोरिटी, हम जो बोलेंगे वही होगा, इसकी कौन सुनेगा। अब वो गलत नहीं हो गया, वो बोलेगा यार मैं माइनॉरिटी में आ गया, आप सबने एक डिसीजन लिया वो ठीक है, बट एज अ शेयर होल्डर मुझे मेरे बेसिक राइट्स तो दो। किसी का वोटिंग राइट छीन लिया, किसी को डिविडेंड नहीं दिया, किसी को मीटिंग का नोटिस नहीं दिया, किसी को मीटिंग अटेंड नहीं करने दी, ये सब थोड़ी हो सकता है। 99% शेयर होल्डर्स मिलके एक हो गए और किसी एक को ऐसा अलग कर दिया, वो गलत है। तो कोर्ट ने साथ में यहाँ पे ये भी बोला
कि अगर किसी मेंबर के राइट्स ऑपरेस होते हैं, रोके जाते हैं, तो वो अकेला मेंबर भी कोर्ट में आ सकता है और उसकी बात हम सुनेंगे। बट डिसीजन मेकिंग में होते हैं, इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 60 लोगों ने हाँ बोला, 40 ने ना बोला, भाई वो कॉर्पोरेट डिसीजन है। अब उसकी इवैल्यूएशन कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपके एज अ मेंबर अगर राइट रोके जा रहे हैं ना, इंडिविजुअल राइट्स, आप अकेले भी केस कर सकते हो। अच्छा, बाकी कितनी बार होता है कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, अब इसके अगेंस्ट अगर आपको कोर्ट में जाना है, एनसीएलटी में जाना है, तो ये इन्होंने कलेक्टिव राइट में रखा है। कलेक्टिव राइट का मतलब सिर्फ किसी एक अकेले को प्रॉब्लम है तो नहीं चलेगा, कुछ लोग तो होने चाहिए। देखो, अगर जेन्युइनली मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो आपको अकेले को दिख रहा है, बाकी किसी को दिखता ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। और अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो और लोग भी तो आगे आए। सिर्फ किसी एक के बोलने पे कोर्ट अगर केस चलाने लग गया तो हर मैटर पे कोई ना कोई तो निकलेगा। तो यहाँ पे ना कलेक्टिव राइट्स का एक पॉइंट उन्होंने रखा। आपको ध्यान होगा मेंबरशिप वाले चैप्टर में ना कलेक्टिव राइट्स वाला आंसर है, उसमें मैंने पॉइंट्स पेंडिंग रखवाए थे। उसमें सेक्शन 241 और 244 की बात हो रही थी। वो पैराग्राफ था, मैं उसमें बोला भी था कि मैं आपको आगे चैप्टर 10 में कराऊंगा और उसमें वहाँ डिटेल में बात होगी। तो कलेक्टिव राइट्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं उसका एग्जाम्पल आपको वहां मिलेगा। ये वही पॉइंट है, इसलिए मैंने पेंडिंग रखा था, क्योंकि पूरा टॉपिक ही इस चीज पे। वहां बीच में 241 पे आ जाते आपको कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन अब बताऊंगा तो प्रॉपरली क्लियर होगा कि बात क्या हो रही है वैसे। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस कंक्लूड क्या करता है, कोर्ट ने बोल दिया कि डे टू डे मैनेजमेंट डिसीजंस में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी ने जो बोला सबको मानना पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि मेजोरिटी मिलकर अगर इस पावर का मिसयूज करती है और किसी इंडिविजुअल के बेसिक शेयर होल्डर राइट्स या मेंबर राइट्स को रोकने की कोशिश करती है, तो भाई हम बैठे हैं, फिर हम देख लेंगे कि ये मेजोरिटी कैसे काम करती है। बट अदरवाइज हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो डिसीजन फेयर है, लीगली फेयर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फिर रोज रोज हर कोई लेके आ जाएगा। ये बेसिक स्टोरी है। तो आप फर्स्ट पेज पे पूरा देखो, 113 पे यही सारी स्टोरी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, ये कोई सेक्शन का पार्ट नहीं, ये इंट्रोडक्शन है। और आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। केसेस के नाम, डेटा, नंबर्स एज इट इज कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉस वर्सेस हार्बोटल जो मेन केस है ना, वो याद रखना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे वापस आ गया, जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ द रूल, उसी चीज को कंटिन्यू किया। अपने को ना इस पूरे कंटेंट में से एक शॉर्ट नोट बनानी है बस, कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकोगे व्हाट इज द रूल, पार्टी का नाम क्या है, फॉस वर्सेस हार बॉटल, और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस का कंसेप्ट क्या है, वो आप अपने वर्ड्स में भी लिखोगे चलेगा। तो ये पूरे 2 पेज में से एक समरी बना लो कि 4-5 मार्क्स के लिए कंटेंट आप जस्टिफाई कर सको, और वो रीड करके ना पॉइंट्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो मैं वर्ड टू वर्ड उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है। पुराने केसेस के नाम रटने मत बैठना, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके आगे एक्सेप्शंस। मैंने आपको एक्सेप्शन बता ही दिया कि भाई मेजोरिटी विंस होता है, लेकिन फिर मेजोरिटी उसका मिसयूज करे तो नहीं चलता है ना, वो नहीं चलेगा। तो अगर मेजोरिटी सोचे कि कोर्ट ने बोल दिया ना मेजोरिटी विंस, इसको ना मीटिंग में घुसने नहीं देंगे, हम सब लोग वोट कर रहे हैं, ये मीटिंग में एंटर नहीं करेगा, इसको एजीएम का नोटिस भी नहीं देंगे, और इसको वोटिंग पावर भी नहीं देंगे, डिविडेंड भी नहीं देंगे, देखते क्या करता है, मेजोरिटी तो एक तरफ है, वो थोड़ी चलेगा। उसमें तो एज ए शेयर होल्डर में जाके बोलूंगा ना कि यार मेरे को नोटिस क्यों नहीं मिला। एक्ट में लिखा है ना कि एवरी इंडिविजुअल शेयर होल्डर इज बाउंड टू रिसीव नोटिस, वो उसका राइट है, और वो राइट नहीं मिलेगा तो आपकी मेजोरिटी का भी मतलब नहीं है, तो वो एक्सेप्शन में पॉइंट आ जाता है। तो लॉ तो फॉलो होना चाहिए ना, मेजोरिटी विंस का मतलब मनमानी थोड़ी होती है, तो वो पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई किया। अब ये लैंग्वेज पढ़ लो, एक्सेप्शन वाला जो आंसर है उसकी लैंग्वेज पढ़ लो, फिर आगे देखते
इंडिविजुअल अपना राइट क्लेम कर सकता है, वो दूसरी लाइन में In all these cases, an individual member may sue for declaration that the resolution complained of is void or for an injunction to restrain the company. The said rule will not apply in the following cases. इसमें ऐसा है कि एक इंडिविजुअल मेंबर भी अगर चाहे तो किसी रिजोल्यूशन को अपोज कर सकता है, बट तभी जब वो रिजोल्यूशन वॉइड हो, इलीगल हो। देखो, एक होता है कि मुझे डिसीजन पसंद नहीं आया, और एक होता है कि जो आप कर रहे हो वो इलीगल है। दोनों में फर्क है। तो आपको डिसीजन पसंद नहीं आया, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। अब जैसे सोसाइटी में, आपकी बिल्डिंग में, सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा है, बोला 31st है, न्यू ईयर आ रहा है, तो कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, तो एक कुछ डीजे पार्टी ऐसा फ्लोर वोर बना देते हैं, डांस वांस करेंगे, फन फेयर लगा देते हैं, फूड स्टॉल लगा देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ हम फैसला कर लेते हैं क्या करना है। तो एक बार सबका कॉल ले लिया कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और सबने हाँ बोल दिया, मेजोरिटी ने। एक दो लोग बोले कि यार फिर बहुत रात को लेट तक चलता है, डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा वैसा। न्यू ईयर ईव पे तो सब सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं, 12 ही बजे तक चल भी रहा है, तो उसमें क्या इतना इशू हो गया, मजा ही आएगा ना, सोसाइटी में इवेंट हो रहा है, होने दो। और कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। अब मेजोरिटी ने जब डिसीजन पास कर दिया, 4 लोगों ने ना बोला, तो सबको सबको सुनना ही पड़ेगा। अब वो डिसीजन हो रहा है। अब आपको पसंद नहीं है सेलिब्रेशन और लाउड म्यूजिक और लाइटिंग, ये वो ताम झाम खाना पीना, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जो सोसाइटी वाले कर रहे हैं वो इलीगल थोड़ी है। दोनों बातों में फर्क हो गया ना। तो इसमें आप क्या पुलिस कंप्लेंट करोगे, बोले सोसाइटी में पार्टी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है भाई, मुझे नहीं पसंद है, अरे आपको नहीं पसंद है तो कहीं और चले जाना। आपकी चॉइस के ऊपर थोड़ी सोसाइटी चलेगी। अब कॉमन सोसाइटी में रह रहे हो, तो कितनी बार जो चीज नहीं पसंद है वो भी आपको टॉलरेट करनी पड़ती है। बट अगर वो गलत हो रही है, कुछ इलीगल हो रहा है, तो आप बोल सकते हो। अब यार बिल्डिंग में उन्होंने ऐसा कोई पार्टी वार्टी रख दी, उसमें सब ड्रिंकिंग विंकिंग चल रहा है, ऐसा सब अल्कोहल ने सब पब्लिक में धमाल हो रही है, तो फिर आप बोल सकते हो। अपने यहाँ तो वैसे भी लिकर बैन है। अब यहाँ नीचे खुले सोसाइटी पार्टी चल के लोग पी रहे हैं आराम से, अब वो सब शुरू हो गया ना, तो आप लीगली पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई पार्टी कर रहे हो ठीक है, बट ये सब कैसे चल रहा है, तो वहां पे एक्शन लिया जाएगा। तो अगर कोई चीज इलीगल है, तो एक अकेला इंसान बोलेगा तो ये बात सुनी जाएगी। बट जो चीज लीगल है और आपको पसंद नहीं है, उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते वैसा। चलो नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये है एक्सेप्शनल पॉइंट्स, इनकी बात हो रही है। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट जो वर्ड है ना, लकीली या अनलकीली उसको डिफाइन ही नहीं किया है इसमें। दोनों वर्ड्स को डिफाइन नहीं किया, तो डिफाइन नहीं किया तो कहाँ से लाएंगे? केस लॉ के जजमेंट, डिक्शनरी, जनरल मीनिंग, गूगल वाले मीनिंग, वहीं से उठाना पड़ेगा वैसे। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को अपने जनरली समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑपरेशन का मतलब है किसी के राइट्स को रोकना, किसी का हक उससे छीन लेना, दैट इज ऑपरेशन। टू ऑपरेस समवन्स राइट्स, लीगल राइट्स, दैट इज ऑपरेशन। और दूसरा जो वर्ड है ना मिसमैनेजमेंट, ये थोड़ा जनरल है, आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। उनकी लापरवाही, उनकी केयरलेसनेस, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट वैसा है। ऑपरेशन का मतलब राइट्स को रोकना, मिसमैनेजमेंट का मतलब ठीक से काम ना करना। ये सब कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब इसको, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने अलग अलग केसेस और पॉइंट्स का यूज किया, बट मोर और लेस मीनिंग सेम है। अच्छा, ऑपरेशन में थोड़ा मैं भी पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जिनके केसेस में आने वाले हैं। ऑपरेशन का सिंगल एक्ट भी ऑपरेशन हो सकता है, एंड इट कैन कंटिन्यू ऑल्सो। मतलब एक होता है कभी कभार कुछ एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, तो छोटी छोटी बात का फिर वो इशू नहीं बनाना चाहिए, वो बात भी क्लियर की। जैसे फॉर इंस्टेंस के कभी सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना है जनरल मीटिंग का, आपको नोटिस भेजा होगा ऐसा नहीं, या कुछ रह गया, मिसप्लेस हो गया, भेजा था और पहुंचा नहीं, ऐसी कुछ मिस्टेक हो गई, और वो क्लियर दिख रहा है कि दिस इज प्योरली अनइंटेंशनल या कोइंसिडेंटल। ईमेल भेजा, मेल फेल हो गया, होता है ऐसा। कितनी बार अपने मैसेज 100 लोगों को एक साथ भेजते हैं, एक को नहीं पहुंचा। टेक्नोलॉजी में हो भी सकता है। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो हमारे यहाँ से गया हुआ है, लिस्ट में सबका नाम है, ब्रॉडकास्ट में सबका मेल है, बोले मेरे को नहीं मिला, हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। एक बार हो गया, इतनी छोटी सी बात को आपने कोर्ट में ले गए, ऑपरेशन, मेरे राइट्स रोके, मुझे नोटिस नहीं दिया। अरे यार दिख रहा है उन्होंने किया है यार, कुछ एरर हुआ होगा, कुछ मिस्टेक हुई है जिसमें कुछ प्रूव नहीं हो रहा कि इंटेंशनल है। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स को आप है ना सीधा ऑपरेशन का बड़ा नाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर पर्पसफुली हो रहा है, कुछ बड़ा मैटर हो गया, और कॉन्स्टेंटली हो रहा है, रिपीटेडली आपके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, तो फिर आप बोल सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। तो डिस्क्रिशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
तो फिर आप यहाँ पे मैटर कोर्ट में लेके जा सकते हो इन द नेम ऑफ ऑपरेशन। छोटी मोटी इश्यूज को, छोटी मोटी मिस्टेक्स को इतना बड़ा नाम नहीं देना है, लेकिन कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, पर्पसफुली ये सब चीजें हो रही है, वो दिख रहा है, तो आप उसको ऑपरेशन बोल सकते हो कि मेरे राइट्स रोके जा रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। देखो पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ऐसे सब मैटर होते नहीं है, तो इसलिए कोर्ट ने बोला है कि वो ऑप्शन ओपन है। ऐसा कुछ अगर आप फील कर रहे हो तो आप कोर्ट में आओ, हमारे सामने बोलो, हम उसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे, वैसा है। मिसमैनेजमेंट वाले केस में भी ऐसा ही है। छोटी मोटी गलतियां बिजनेस में होती है। देखो यार, जो पोस्ट पे बैठा है ना, ही इज बाउंड टू मेक सम एरर्स, एंड दैट इज ऑब्वियस। आज देखो, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर, तो दूसरे पे कमेंट करना बड़ा आसान है। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पे आपके एजुकेशन के लिए मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मैं चीजें जिस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि कहीं आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, या मेरे से गलती हो रही है, वो जेन्युइनली हो भी रही है, बट वो इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली हो रही है। आप मुझे अगर बताओगे तो मैं उस पर काम भी कर दूंगा, उसको सुधार भी दूंगा। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसी गलती मुझसे हो ही नहीं सकती, या मिस्टेक तो होनी ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि आप अभी उस तरफ बैठे हो, इधर आओगे ना तो गलतियां होंगी। अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको लगेगा यार ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, बट ऑन दी अदर साइड सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। अब क्रिकेट मैच में होता है, अब अपनी टीम खेल रही है ना, वो एक शॉट ऐसा, अरे यार ये रोहित शर्मा फालतू में उठा उठा के शॉट मारता है, आउट होके चला जाता है, थोड़ा टिक के खेल लेता, 50 पूरे हो जाते, 100 पूरे हो जाते। और उसको पता है ना यार, वो उस पोजीशन पे खेल रहा है, ही नोज बेटर देन यू कि उसको क्या करना है। जो बात आपको टीवी पे देख के समझ आ रही है, उसको वहां नहीं आ रही होगी। लेकिन वहां पे वो 1 लाख लोगों के बीच में वो क्रिकेट खेलना वो अलग चीज है, और टीवी पे देख के कमेंट करना अलग चीज है। तो आप जब टेबल के दूसरी साइड पे आओगे, आपको पता चलेगा चीजें कैसे वर्क करती है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स और बिजनेस डिसीजंस में एरर्स, हमको लगा ये चीज वर्क कर जाएगी और फ्लॉप हो गई, होता है ना ऐसा। डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट चलाना है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लेकिन जब वो लॉन्च करते हैं तो उल्टा पड़ जाता है, फेल हो जाता है। अब अगर फेल हो गया तो आपने डायरेक्टर के ऊपर ही सारा एलिगेशन लगा दिया, इसको कुछ आता नहीं है, नुकसान कर दिया कंपनी का, ये वो। अरे यार, आपने मुझे एक डिसीजन लेने का कॉल दिया है, अब मैं डिसीजन लूंगा, वो सही भी पड़ सकता है और गलत भी साबित हो सकता है। पर मेरे इंटेंशंस तो देखो, मेरा एफर्ट तो देखो, पूरा एफर्ट करने के बाद भी मेरा लॉन्च किया और प्रोडक्ट फेल हो गया, तो आप क्या मुझे जेल में डाल दोगे? और अगर यही सक्सेसफुल हो जाता तो सारा प्रॉफिट क्या मुझे दे देते? भाई मैं तो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, मैंने पूरा एफर्ट किया कंपनी के लिए, बट मेरा सोचा हुआ रॉन्ग पड़ गया, तो दैट इज पॉसिबल ना। बट आप इंटेंट तो देखो कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। तो छोटे मोटे बिजनेस एरर्स या इवन बड़े बिजनेस ब्लंडर्स को भी आप मिसमैनेजमेंट का नाम नहीं दे सकते। मिसमैनेजमेंट इज लाइक केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, केयरलेस होना, कि भाई ये चीज अगर आपने ध्यान दी होती है ना तो नहीं होती। पर्पजफुली करना तो है ही, लेकिन आप अनइंटेंशनली भी कर रहे हो, बट जस्ट यू आर केयरलेस, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, होगा तब देख लेंगे, उस टाइप का एटीट्यूड। यू आर नॉट केयरफुल अबाउट द इन्वेस्टर्स मनी, कि कोई आप पे बेट कर रहा है और आप उसका मजाक बना रहे हो कि ठीक है यार, होता है, चलता है, वो केयरलेसनेस दिखेगी तो मिसमैनेजमेंट में आएगा। वैसा तो ये दो चीजें। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के जो टर्म्स है ना, उसको समझाने के लिए इन्होंने लैंग्वेज का यूज किया, क्योंकि डेफिनेशन नहीं। और ये चीज चलती रहेगी अगले 2-3 पेज तक। पेज 116 पे भी है, मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स में पॉइंट वापस ऐड कर देता हूँ, जो अभी आपको मैं फॉस वर्सेस हार्बर्टल में बता रहा था, ये वही है। मेजोरिटी का रूल चलेगा, मेजोरिटी जो बोलेगी वो होगा, लेकिन माइनॉरिटी के भी अपने राइट्स होते हैं। और माइनॉरिटी आपकी बात सुनने के लिए लायबल है, वो सब ठीक है, लेकिन उनके राइट्स होते हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है, वैसा है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। आप खाली ये पढ़ लो, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन वाला जो आंसर है ना, ये 2-3 पॉइंट्स खाली इतना पढ़ लो, कुछ बात समझ आ रही
बोलो, लैंग्वेज में कुछ क्वेरी? अब कुछ मीनिंग रिलेट हुआ ऑपरेशन का, क्या बोलना चाह रहे हैं पता चल रहा है? छोटा मोटा इशू होता है ना, उसको इतना बड़ा नाम नहीं देना है। उनकी चीज क्लियर बोली उन्होंने। नीचे जो केस लॉ की बात हो रही है ना, उसमें भी आपको सारी, मतलब उन्होंने क्या किया ना, केसेस के आउटकम को उठा के आपको बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चार पांच केस दे दिए, सबका आउटकम दे दिया, तो उसके कंक्लूजन से ना आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि व्हाट इज ऑपरेशन। तो मैंने आपको जो बताया वही बात लिखी है, लेकिन केसेस का रेफरेंस देके लिखिए। तो पेज 116 117 पे जितना भी कंटेंट है वो उसी की बात कर रहा है, बट रिपीटेशन हो रहा है। बट आपको फर्स्ट टाइम के तौर पे उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके माइंड में कुछ पॉइंट बन जाए कि हाँ मुझे ऑपरेशन को समझाना हो और तीन चार सेंटेंस उस पर लिखने हो, तो मैं इसमें से कंक्लूजन को यूज कर सकूँ वैसा। तो ये आप टिक कर लो, एक बार घर पे पढ़ना। नहीं समझ आएगा तो मैं वापस बता दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स आपको अभी समझा ही दिए। चलिए देखें, अब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इंट्रो चल रहा था ये। अब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन नंबर 241, जो मेन स्टोरी है। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कलेक्टिव राइट्स का एग्जांपल, जो थर्ड चैप्टर से अपन ने पेंडिंग छोड़ा था, वो आज आपका पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो यही बोला है कि अगर कभी भी मेंबर्स को ऐसा लगता है कि भाई उनका उनके साथ ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। बट दिस इज सब्जेक्ट टू 244, कनेक्टेड सेक्शन है। 244 में एलिजिबिलिटी दी हुई है कि हु ऑल आर एलिजिबल टू गो टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241। वो एलिजिबिलिटी में वही है, कलेक्टिव राइट्स की क्वांटिटी बताइए। तो आपको बाजू वाले पेज पे ना 244 मिल जाएगा। 244 में ऐसा बोला कि अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करती है, मतलब वो गारंटी कंपनी नहीं है, तो कम से कम 100 मेंबर, ये आ गया कलेक्टिव राइट्स का डेटा, या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/10, विच एवर इज लेस। 100 मेंबर्स या टोटल मेंबर्स का 1/10, विच एवर इज लेस। इतने लोग अगर एटलीस्ट अप्लाई करते हैं, तो ही वहां पे उनको राइट मिलेगा कि ट्रिब्यूनल उनकी बात सुनेगी। एक अकेला मेंबर जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। बोला कम से कम कुछ लोग तो आओ जिनको प्रॉब्लम है, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो क्या खाली एक को ही दिख रहा है क्या, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है? तो सब लोग साथ में आएंगे और कलेक्टिवली अप्लाई करेंगे ना, तो एनसीएलटी आपको भाव देगा। अदरवाइज बोलेगा यार ये नहीं चलेगा, वैसी कंडीशन है। तीसरा पॉइंट भी है, any member or members holding not less than 1/10 of the issued share capital, subject to the condition that the applicant has or have paid all calls and other sum due to his or their shares। ये लिखना जरूरी था, आपके माइंड में भी शायद ये पॉइंट आया हो। उन्होंने बोला 100 मेंबर होने चाहिए, या एटलीस्ट उतने मेंबर होने चाहिए जिनके पास 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो, या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, वैसा भी हो सकता है। अब एक तीसरी कंडीशन में यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझो, एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। एक ही मेंबर ऐसा है जिसके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ द कैपिटल है, मतलब 10% या उससे ज्यादा शेयर है, तो क्या वो अकेला अप्लाई कर सकता है या नहीं? यहाँ पे बोल दिया 100 मेंबर होने चाहिए, या फिर टोटल मेंबर्स का 1/10 होना चाहिए, विच एवर इज लेस। तो चलो वो समझ आ गया, 100 या टोटल का 1/10, विच एवर इज लेस। लेकिन तीसरे पॉइंट में ऐसा बोला कि अगर कोई ऐसा मेंबर या ऐसे मेंबर्स हैं जिनका कलेक्टिव होल्डिंग टोटल कैपिटल के 1/10 के बराबर है, तो वो लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हैं एज पर दिस सेक्शन। तो तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। क्वांटिटी वाइज दो कंडीशन है, 100 या 1/10 क्वांटिटी, दोनों में से विच एवर इज लोअर। और तीसरी जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर होल्डिंग के बेसिस पे। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको समझा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 244 की एलिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया उन्होंने ऐसा बोला कि या तो 100 मेंबर, या फिर टोटल मेंबर जितने भी है ना उनके एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स। और इन दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। ये क्वांटिटी के बेसिस पे, ये कंडीशन समझ आई। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मान लो कंपनी में 5,000 है, ये टोटल है, तो इसका 1/10 कितना होगा, 500। तो 500 और 100 में से क्या सिलेक्ट होगा, विच एवर इज लेस। तो कम से कम 100 मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए, और वो मिलकर कोर्ट में जाएंगे तो एनसीएलटी बात सुनेगा, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी रखी है कि इतने नंबर ऑफ मेंबर्स आप इकट्ठे कर लो जिनके पास एटलीस्ट 1/10 कैपिटल हो। अब इसमें क्वांटिटी का रोल ही नहीं है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स एक भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं,
100 भी हो सकते हैं, समझ आए? उतने मेंबर्स एक साथ खड़े होने चाहिए जिनकी टोटल होल्डिंग मिला के कंपनी की कैपिटल का 10% बनता हो। अब कंपनी में एक अकेला शेयर होल्डर हूं मैं, मेरे पास ना कंपनी के 11% शेयर है अकेले के पास। अब बताओ मैं इनमें से किसी में कवर हो रहा हूँ? मैं जा सकता हूँ ट्रिब्यूनल में? एलिजिबल हूँ या नहीं? इस कंडीशन में कवर हो रहा हूँ मैं? उन्होंने लिखा है मेंबर और मेंबर्स। इंटरप्रिटेशन देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10। तो जो एनी मेंबर लिख दिया ना, उस वजह से मैं एलिजिबल हो गया। अगर सिर्फ मेंबर्स ही लिखा होता कि एटलीस्ट 2 मेंबर तो चाहिए, तो फिर किसी और को भी साथ में जोड़ना पड़ता, बट उन्होंने लिखा है एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो उस सिचुएशन में मैं अकेला 11% शेयर होल्ड करता हूँ ना, मैं अकेला एनसीएलटी में जा सकता हूँ ये मैटर लेके कि भाई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस है। ये बात हो गई, बोलो समझ आया? वही हो गया ना, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल मतलब वैल्यू ही होगी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो बोला ही नहीं, ये 1/10 होल्ड करने वाला एक हो या 10 हो या 50, क्या फर्क पड़ता है? ये जो पहली दो कंडीशन थी ना जिसमें और करके उन्होंने विच एवरेज लोअर बोला था, वहां पे जो बात हो रही है उसमें क्वांटिटी पे बात हो रही है कि या तो 100 मेंबर या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/10, उन दोनों में से विच एवरेज लेस। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, नॉट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का टोटल 1/10 इनके हाथ में होना चाहिए। अब ये एक अकेला मेंबर हो तो भी चलेगा, 50 लोग मिलके हो तो भी चलेगा, दोनों कंडीशन अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है? ओके, बी पॉइंट में बोला कि अगर आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, वो गारंटी वाली कंपनी, तो क्या देखा जाएगा? 1/5। ठीक है, तो देखा जाएगा 1/5। 1/5 ऑफ वॉट? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ कैपिटल तो है ही नहीं, एक ही कंडीशन आएगी ना, वैल्यू वाली तो आएगी नहीं, क्वांटिटी वाली ही आएगी, टोटल मेंबर्स का 1/5। मोस्टली ऐसा है ना रूल्स में, जहां जहां शेयर कैपिटल की बात होती है ना वहाँ 1/10 है, जहां जहां गारंटी वाली की बात होती है 1/5 है। ये एक कॉमन पॉइंट बता रहा हूं आपको, बाकी सेक्शंस में भी ऐसे ही मिलेगा कि भाई मेंबर्स हैं सिर्फ, शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5, अदरवाइज 1/10। बोलो पॉइंट समझ आया? आगे देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, ये सेक्शन कंप्लीट ही करा देता हूँ। वेयर एनी शेयर और शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 or more persons jointly, दे शैल बी काउंटेड ओनली एज 1 मेंबर। देखो क्वांटिटी की जब बात हो रही है ना, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था कि अगर दो जॉइंट होल्डर्स हैं तो उनको ये काउंटिंग में 2 मेंबर माने या 1 मेंबर माने, फर्क तो पड़ेगा। बोला जॉइंट होल्डर्स आर ऑलवेज काउंटेड एज 1, ये बात पहले भी हुई है। जॉइंट होल्डर्स को हम एक ही सिंगल मेंबर ही गिनते हैं, फिर एक शेयर के 2 जॉइंट होल्डर हो या 3, उससे फर्क नहीं पड़ता, शेयर तो एक ही है ना, तो काउंटेड एज ए सिंगल मेंबर। लास्ट पॉइंट भी सही है, 100 मेंबर की बात हो रही है, 100 के 100 जाएंगे क्या ट्रिब्यूनल में? रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है ना, 100 लोग मिलके साइन करके दे दो कि भाई हमारा नेता ये है, हमारे बिहाफ पे एप्लीकेशन यही करेगा, हमारा नेता कैसा हो, ठीक है, इसके जैसा हो, ठीक है, वैसा तो सिलेक्ट कर लो आप। तो 100 लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लो ना, कि जिसको नॉलेज और आपको लगता है हैंडल कर लेगा पेपर वर्क, सबको जाने की क्या जरूरत है। तो सब लोगों ने एक ऑफिशियल कंसेंट साइन करके दे दिया हो, तो 100 के सिग्नेचर है ना, तो वो इनफ है, वैलिड है। प्रैक्टिकल बात हो रही है, इतना सोच समझ के प्रोविजन बनाए जाते हैं, पढ़ने के बाद लगता है इसमें लर्निंग का कहाँ प्रेशर है। एक कॉमन सेंस वाली बात की आपको उसको समझना है, दिमाग में रह जाती है। तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना ही नहीं चाहिए, नॉलेज की तरह लेना चाहिए तो ज्यादा याद रहता है। तो यूट्यूब पे कुछ देख रहे होते हैं, दिमाग में रह जाता है, उसमें मैंने ये देखा था, इंस्टाग्राम पे ये पढ़ा था, सीरीज में ये देखा था, क्योंकि वहां आप लर्न नहीं कर रहे हो। अब एपिसोड देखते टाइम आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि इसके बाद टेस्ट लेंगे कि इसमें इतने मिनट पे इसमें कौन सा डायलॉग बोला था, वो प्रेशर दे देंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो गया। मूवी के डायलॉग और गाने चलते फिरते याद हो जाते हैं, मेंटल प्रेशर नहीं है। आप इसको भी डेटा की तरह याद रखो कि भाई ये नॉलेज के लिए ये चीज पता होनी चाहिए, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। नेक्स्ट 241, अब अपना मेन सेक्शन। इट स्टेट्स दैट एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज राइट टू अप्लाई अंडर 244, ये बोलते ही ये सारे पॉइंट आ गए जो अपन ने पीछे भी देखे। May apply to the tribunal for complaint that the affairs of the company have been or are being conducted in a manner prejudicial to public interest, or in a manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members, or in a manner prejudicial to the interest of the company। मतलब आप यहाँ पे ट्रिब्यूनल में जाके एलिगेशन लगा रहे हो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो या तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, देश का नुकसान हो रहा है,
बड़ा एलिगेशन सीधा, ठीक है, थोड़ा पेट्रियोटिज्म भी जोड़ दिया आपने कि मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरा तो ठीक है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, ऐसा आपने एलिगेशन लगा दिया। फिर बोला कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेसिव है, उसमें मेरे राइट्स रोके जा रहे हैं, बाकी मेंबर्स के भी राइट्स रोके जा रहे हैं, इसलिए हम लोग 100 लोग एक साथ एप्लीकेशन कर रहे हैं वैसा। और तीसरा, कंपनी का भी नुकसान है एज अ एंटिटी, सबका लॉस हो रहा है, इनमें से कोई भी रीजन आप दे सकते हो। दूसरे पॉइंट में बोला द मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। आपका ये एलिगेशन है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ चेंजेस हुए, कुछ लोगों को रखा, कुछ को निकाल दिया, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि भाई कंपनी को नुकसान हो रहा है, नाम खराब हो रहा है, वेदर बाई ऑल्टरेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर और इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर चेंज हो गए, किसी ने ज्यादा स्टेक ले लिया, अब वो अपनी चला रहा है, वो सब चीजें हो रही है। इफ इट हैज नो शेयर कैपिटल इन इट्स मेंबरशिप और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर। अभी अदानी और एनडीटीवी का मैटर हुआ था, अदानी वाले ने एनडीटीवी में स्टेक ले लिया, एनडीटीवी बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट हो रहा था। एनडीटीवी में ना रवीश कुमार जो रिपोर्टर है, तो वो जर्नलिस्ट है, बहुत साल से काम कर रहे हैं, उनका तरीका ऐसा रहा है ना कि वो क्रिटिसिज्म वाला जर्नलिज्म करते हैं। क्या फेवरिज्म तो हर कोई करता है, आप न्यूज चैनल चला के देख लो, 99% न्यूज चैनल रूलिंग पार्टी के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलते, अब नहीं बोलते, पहले बोलते थे। 2014 के बाद सिनारियो चेंज हो गया और ये रियलिटी है, भले आप किसी के फेवर में हो या सपोर्ट में हो, ये पॉलिटिकल रियलिटी है। अब मीडिया में, न्यूज पे एक चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं आती, राम राज्य आ चुका है, ठीक है, मोदी जी जो है वो राम के अवतार है, जो वो कर रहे हैं वही हो रहा है, सब अच्छा है, देश में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। न्यूज पे आपको, न्यूज में कभी ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं दिखेगा, कोई कंटेंट नहीं मिलेगा कि जहाँ पे पब्लिक परेशान है, जबकि पब्लिक से बात करो तो पता चलेगा कितनी परेशानी है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, नहीं नहीं, वो सब सब एक ही गैंग में हो गए ना अभी, बहुत पॉलिटिकली इशू है उसके अंदर। बिकॉज क्या होता है ना कि मीडिया पे इनडायरेक्ट थोड़ा प्रेशर है, गवर्नमेंट जो एक बोलते हैं इंप्रेशन क्रिएट करनी है ना, तो दे आर लाइक कि भाई वर्ल्ड मीडिया में इंडिया की इंप्रेशन ये हो कि सब कुछ अच्छा है और बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में ये अच्छा भी है, नो डाउट, यूएस भी यही करता है, वेस्टर्न कंट्री भी यही करते हैं। हाँ, यूएस मतलब मूवीज में आप देखोगे, आप सब जगह देखोगे मीडिया में, जैसे तो अमेरिका में तो सब मजे कर रहे हैं, वहाँ पे क्वालिटी वोलिटी कुछ नहीं है। उस चक्कर में सबको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। अब जो गए हैं उनको पूछो क्या हाल है, वहां पे भी लोग रास्ते पे सोते हैं, अमेरिका में भी लोग रास्ते पे सोते हैं, सेम। अमेरिका में भी ये हालत है जैसे इंडिया में है कि रहने का घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सड़क पे वो साइड पे कपड़े लगा के उसके ऊपर सो रहे हैं, वो हालत वहां पे भी है, दुबई में भी है, कनाडा में भी है, लेकिन दुबई में भी है। मैं खुद दुबई गया था, वहां पे भी ऐसे एरिया, लोकेलिटी अलग है। एक वो आप नए दुबई में जाओगे, बुर्ज खलीफा बना है, फाउंटेन बने हैं, ये है वो है, आपको लगेगा यार कहाँ जन्नत में आ गए। दूसरा दुबई का एक एरिया वहां पे भी जहाँ लेबर रहती है, एक फ्लैट में 20-20, 25-25 लोग रहते हैं, रास्ते पे सब्जी के ठेले लगे हुए हैं, वही गरीबों की तरह सामान खरीद रहे हैं, सेम पॉवर्टी हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगे यार एक पूरा पूरा दुबई जो है सब रिच है, पुअर पब्लिक वहां पे भी है। यूएस में भी है, यूएस में लोग लोग गाड़ी में सोते हैं, गाड़ी ले रखी है सेकंड हैंड, गाड़ी की घर है, गाड़ी में रात को ना एसी चला के फैन चला के सो जाते हैं, घर नहीं है रहने के लिए, रास्ते पे सो रहे हैं, वहां पे भी ऐसे बहुत एरिया है, सब कुछ है, लेकिन वो पब्लिक मीडिया में आता नहीं है। अब ये चीज जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कर रही है कि मीडिया को थोड़ा बोल रखा है कि यार तुम लोग ना यार नेगेटिव बातें मत दिखाओ, बट फिर वो है ना इंडियन पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है। अच्छा, यूएस का जो लोकल मीडिया है, इंटरनेशनल टीवी छोड़ दो, लोकल मीडिया गवर्नमेंट को छोड़ता नहीं है, वहां डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ आप बोल सकते हो और मीडिया उनकी बैंड बजाता है बराबर। अभी इलेक्शन में भी आप देखो तो ऐसा थोड़ी ना है कि डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ आप कोई कुछ बोलेगा नहीं, मीडिया तो भर भर के क्रिटिसाइज करता है। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं है। अब लोकल पब्लिक को अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर कोई डेटा नहीं मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है उसका क्या, बाकी जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसका क्या, बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, लेकिन वो इश्यूज के ऊपर मीडिया बात नहीं करता है। अब एनडीटीवी का जो उनका तरीका था वो ऐसे ही था, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते थे, पूरा क्रिटिसिज्म फुल होता था, वो सवाल पूछते थे बुला के, "यार, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं हो रहा है।" अब बीजेपी को पूछते हैं, अब बीजेपी वालों को थोड़ा इशू आता है कि यार ये इस टाइप की नेगेटिव न्यूज पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें नाम किसका आता है, मोदी जी के साथ अंबानी और अदानी, तो लपेट लेते हैं उन दोनों को भी कि तो तुम लोग सब दोस्त हो, एक दूसरे को सब कुछ देते हो, ऐसा वैसा एलिगेशन लगते रहते हैं। चलो वो एक डिबेटेबल एस्पेक्ट है वैसा है। तो अब अदानी के खिलाफ इतना मैटर चल रहा था ना, कुछ लीगली वहां पे सिचुएशन बनी, अदानी ने एनडीटीवी में स्टेक खरीद लिया, और कितना खरीदा, 25-30%, 30% शेयर परचेज कर लिया वैसा है। अब 30% स्टेक परचेज करने के बाद कंट्रोल आ गया हाथ में। अच्छा, बाकी शेयर्स के लिए पब्लिक ऑफर दे दिया अदानी ने, पूरा जिनके पास शेयर्स है अगर उनको बेचने हैं तो मैं खरीद रहा हूँ।
तो स्टेक बढ़ा दिया। अब जैसे ही स्टेक बढ़ गया, अब तो अदानी के खिलाफ एनडीटीवी कुछ बोल ही नहीं पाएगा। रवीश कुमार ने अगले दिन रिजाइन कर दिया, पूरे जाने दो, अब अपनी कोई सुनने वाला नहीं। अब मालिक ही वही है जो गवर्नमेंट के फेवर में है, तो अपने क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, तो चैनल छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं था, रिजाइन कर दिया। तो ये सब सिचुएशन जो है वो वहाँ पे चलती रहती है, वैसा है। तो बहुत बार ना लोग स्टेक बढ़ा लेते हैं, अपनी ओनरशिप बढ़ा लेते हैं, ताकि कंट्रोल कर पाए कंपनी को, और वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो जस्ट एक एग्जांपल जनरली दे रहा था, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओनरशिप में चेंजेस आए, उस वजह से इशू हुआ, ऐसा वैसा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, आगे वही बोल रहे हैं, दैट बाय द रीजन ऑफ सच चेंज इट इज लाइकली दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ प्रेजुडिशियल मैनर. However, such material change shall not be a change brought about by or in the interest of any creditors, including debenture holders or any class of shareholders of the company. हाँ, अगर ये चेंज किसी के भलाई के लिए किया गया तो अलग चीज हो गई, बट अदरवाइज आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, वैसी बात है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक बार देख, सबसेक्शन 1 की क्या बोला, सबसेक्शन 2 पे आगे बढ़ते हाँ। जी जी। हैं। चलो आगे देखें, सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। If central government is of the opinion that the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the public interest, it may itself apply to the tribunal for an order. सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रिब्यूनल में जा सकती है मैटर को लेके, जैसे आप जा सकते हो, प्रोवाइडेड the applications under this subsection in respect of such company or class of companies as may be prescribed shall be made before the principal bench of the tribunal which shall be dealt with सच बेंच। तो इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि ये मैटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है, तो मैटर कहाँ पे जाएगा, ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच पे। प्रिंसिपल बेंच मतलब मेन पैनल हो गई, और बाकी की सबऑर्डिनेट पैनल्स भी होती है सिटी वाइज, वैसा है। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, बाकी बेंचेस जो है वो अलग अलग सिटीज में है, वैसा है। तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि कौन से जुरिस्डिक्शन में आपको लेके जाना है। फिर आ गया सबसेक्शन 3, where in the opinion of the central government there exist circumstances suggesting that any person concerned in the conduct and management of the affairs of a company or has been in connection therewith guilty of fraud, misfeasance, persistence, negligence, or default in carrying out his obligations and functions, or breach of trust. The business of a company is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with sound business principles or prudent commercial practices, or a company is or has been conducted and managed by such person in manner which is likely to cause serious injury or damage to the interest of trade industry. The business of the company is or has been conducted and managed by such person with intent to defraud creditors. तो ये सारे रीजंस है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनमें से कोई भी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, अब हर एक पॉइंट में ना कुछ मेन बात उन्होंने बोली, वो आप देख सकते हो। सबसे पहला जो पॉइंट बोला उसमें फ्रॉड की बात हो रही है, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। सेकंड पॉइंट में बोला है कि जो मैनेजमेंट है वो करते टाइम आपने बिजनेस प्रिंसिपल्स का यूज नहीं किया, जैसा मार्केट प्रैक्टिस होती है वो फॉलो नहीं की। तीसरे पॉइंट में बोल दिया कि आपके तरीकों से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, पूरे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। या चौथे पॉइंट में बोल दिया कि आपका इंटेंशन ही था लोगों को डिफ्रॉड करना, उस इंटेंशन से आप कंपनी चला रहे थे। अगर ऐसा कुछ भी मैटर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी के खिलाफ केस इनिशिएट कर सकती है, और मैटर लेके कहाँ पे जा सकती है, ट्रिब्यूनल। ठीक है, और फिर ट्रिब्यूनल जो है वो आगे के डिसीजंस लेगी, और कंपनी के मैनेजमेंट में और ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा, और कंपनी के खिलाफ एक्शन हो सकता है, सीरियस एलिगेशन है।
फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, मार्केट प्रैक्टिस के अगेंस्ट काम करना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे पूरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस होंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसीजन थोड़ी ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एज अ कंप्लेनेंट जा रही है ट्रिब्यूनल में कि भाई हम कंप्लेंट कर रहे हैं, फैसला ट्रिब्यूनल करेगी, हम अपने अथॉरिटी नहीं चला रहे। लेकिन अगर कोई नहीं बोल पा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम एज अ गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल सरकार के तौर पे हम भी तो कुछ एक्शन ले सकते हैं ना। वैसी बात हो रही है। जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा उसको रिस्पोंडेंट बोला जाएगा कि अब उसको ट्रिब्यूनल में आके जवाब देना पड़ेगा, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, उनकी बात हो रही है। और लास्ट में, एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3, एप्लीकेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रिब्यूनल, shall contain a concise statement of such circumstances and materials as the central government may consider necessary for the purpose of the inquiry, and shall be signed and verified in the manner laid down in Civil Procedure Code for the signature and verification of the plaint in a suit by the central government. In short, central government applicant के तौर पे जा रही है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से, एक एप्लीकेशन जिसपे किसी ऑफिसर के या किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन होंगे, तो पेपर वर्क तो प्रॉपर होना चाहिए, तो वो होगा यहाँ पे, उसमें कोई गलत बात नहीं है वैसे। तो ये आपका पूरा 241 था। इसमें सिंपली उन्होंने इतना बोला कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का अगर इशू लगता है तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, पर आपका ये राइट कलेक्टिव होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। दूसरा, आपके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत बार पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा एक्शन ले सकती है जहां उनको लगता है कि कोई कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है और इसका नुकसान या तो पब्लिक को होगा या ट्रेड को होगा या इंडस्ट्री को होगा या एज अ कंट्री हमें होगा, एक्शन लिया जा सकता है, या फिर इन्वेस्टर्स को होगा। वैसा है, बहुत बार कंपनी फ्रॉड करने के लिए बनाई जाती है, वो स्कीम वाली आती है, इतने पैसे लगाओ, इतना रिटर्न मिलेगा, इतने टाइम में पैसा इतना हो जाएगा, ये अपना लक्ष्मी चिट फंड वाली स्कीम है ना। हाँ, तो वो वैसी जो कंपनी आती है ना, अगर मीडिया में मैटर आता है, गवर्नमेंट को पता चलता है, तो गवर्नमेंट खुद कितनी बार जो है एक्शन लेती है अगेंस्ट द कंपनी, और ट्रिब्यूनल में वो लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वैसा। तो 241 और 244 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद के पॉइंट देख, पेज 120 पे पॉइंट है, उससे कनेक्टेड है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू वेव रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 244, बहुत अच्छा पॉइंट है। 244 में हमने देखा मिनिमम रिक्वायरमेंट इतने मेंबर होने चाहिए तो ही एक्शन होगा, ऐसा वैसा, ये 100 मेंबर्स या 1/10 या फिर शेयर होल्डिंग में 10% वैसा हो गया। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो इस कंडीशन को वेव ऑफ कर सकते हैं। सपोज आपके 100 मेंबर नहीं हो रहे, 90 हो रहे हैं, बट ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं मैटर एक्चुअली सीरियस है, बट इनके पास ना वो क्वांटिटी नहीं बन रही और थोड़ा वेरिएशन है, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो अलाउ कर सकती है कि चलो कोई बात नहीं, 100 नहीं पूरे हुए ना, हम इस कंडीशन को वेव ऑफ कर रहे हैं, वी आर अलाउिंग यू डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द रिक्विजिट नंबर, ऐसा भी हो सकता है। ये पावर ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिशनरी और एक्सक्लूसिव पावर है, और बोला गया है कि उनको गुड फेथ में इसको यूज करना चाहिए। मैंने एक केस पढ़ाया था एमडीसीएस में, पहले मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज का केस सब्जेक्ट आता था ओल्ड सिलेबस में, उसमें टाटा कंपनी का केस था, टाटा सन्स वर्सेस साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री टाटा के चेयरपर्सन बने थे, और अभी लास्ट 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, मुंबई पुणे वाले रोड पे मर्सिडीज का कार्यकारी थी और एक्सीडेंट हो गया और एक्सपायर हो गया उसमें। तो टाटा सन्स का मतलब रतन टाटा वाले पूरे ग्रुप का उनके खिलाफ केस चल रहा था। उसमें इस प्रोविजन का यूज किया था कि जब एनसीएलटी में टाटा ने एप्लीकेशन किया तो दे रिक्वेस्टेड कि भाई रिक्विजिट नंबर नहीं है लेकिन आप इसको अलाउ करो और हमें परमिशन दो, तो ट्रिब्यूनल ने कुछ उसका यूज किया था वैसा। तो ये एक पावर उनके पास रहता है। ठीक है, बोलो, बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो दिस इज 241 एंड 244। अब यहाँ से नया सेक्शन है फिर 242, आई थिंक वो टाइम दे देगा और आपका फिर जाने का टाइम भी हो जाएगा, बड़ा सेक्शन है। तो फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, 242 की स्टोरी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 242 है, 243 है, 245 है, ये सब प्रोविजंस है मेजरली। देन आपका चैप्टर कंप्लीशन पे आ जाएगा, तो एक सेशन अपना रहेगा कल। कल ये रिमेनिंग पॉइंट्स अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो चैप्टर आपका पैकअप, एक अच्छा बड़ा चैप्टर पैकअप हो जाएगा, दैट इज चैप्टर 10। इसके बाद पार्ट ए में एक ही चैप्टर बाकी है, इन्वेस्टिगेशन वाला, फिर अपने लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे, दैट इज पार्ट बी। इसमें अराउंड 13 से लेके 19 तक